I welcome you all at DCG Sector 34 Chandigarh branch on this occasion of प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे देश से फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो जॉब्स कर रहे हैं, कुछ कंपनीज़ में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो बिज़नेस करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन आज तक हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक दिन ऐसा फिक्स किया है जो रिस्पेक्ट देता है एनआरआईज़ को। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज बनती हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब जो लोग होते हैं। जो इंसान यहाँ से फॉरेन कंट्री गया उनका रिलेशन अपनी कंट्री के साथ बना रहे। टू मेंटेन दैट रेपो, प्रवासी भारतीय दिवस वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 2003। 2003 के अंदर पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रवासी भारतीय दिवस का जो है पहली बार बिगिनिंग किया था। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है, यूपीएससी और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनने का चांस रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर गोइंग टू कवर द मेरियस ऑल द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन दिस सेशन। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफली कुछ कंसेप्ट्स हैं उनसे ब्रीफली आपको एक्नॉलेज करवाना चाहूँगा। सबसे पहला आता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, बिकॉज इट इज़ अ एनुअल इवेंट। अब क्या है कि ये 2015 ऑनवर्ड से ये बायनियल हो चुका है, 2 साल में एक बार मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बट उससे पहले 2003 से लेकर 2015 तक ये हर साल होता था। सबसे पहली चीज़ हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इसका। नेक्स्ट इज द 16th एडिशन जो अब होने जा रहा है 2021 के अंदर। सो द रिसेंट वन, दैट इज द 16th एडिशन, आपको नंबर याद रखना है। नेक्स्ट इज द थीम। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विल कवर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज डायस्पोरा और रेमिटेंसेस। देखिए, 2 ऐसे टेक्निकल टर्म्स आती हैं जिनके बारे में विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट्स प्रवासी भारतीय दिवस का जो इंपॉर्टेंस है वो रह जाएगा। सो विल कवर दीज 2 ऑल्सो इन दिस पार्ट ऑफ द सेशन ओनली। फाइनली द होल कंसेप्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, समवेयर डाउन द लाइन इट इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी, क्योंकि ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। सो यहाँ पे हम महात्मा गांधी से जो क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, स्पेसिफिकली यूपीएससी और इसके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो भी कवर करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। द वेरी फर्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, 2003 तक हमारी गवर्नमेंट ने जो रिसर्च किया था, जो आज तक हमारे पास रिपोर्ट्स थी, बहुत सारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज जाते थे उनका कंट्रीब्यूशन असेस नहीं हो पाता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में अर्न करते हैं और उनकी फैमिलीज इंडिया में हैं, तो जो पैसा वो कमाते हैं उसका जो शेयर है वो अपनी फैमिलीज़ के लिए भेजते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है। सो ओवरऑल 2003 के अंदर पहली बार गवर्नमेंट ने इसको फोकस किया दैट द स्पेसिफिक डे शुड बी फिक्स्ड विच कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट, विच कैन क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन द पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम इंडिया। सो उसके लिए ये जो दिस डे, उसके लिए ये डे जो है ये सेलिब्रेशन पहली बार प्लान किया गया था 2003 के अंदर। जो अब रिसेंटली 2021 का जो समिट है, अभी जो रिसेंटली 2021 का जो एडिशन है उसका नंबर है 16th एडिशन। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज द 16th एडिशन। जो यहाँ पे थीम है, थीम देखिए हर साल चेंज होती है। प्लीज रिमेंबर द थीम। थीम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। एज यू ऑल नो, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। सो अल्टीमेटली जो देश के लोग हैं और जो फॉरेन कंट्रीज में लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको फोकस करते इस बार थीम दी गई है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थीम। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द थीम ओनली, वेरी फर्स्ट वन, दैट इज रिलेटेड टू द एग्जाम पार्ट। सो प्लीज रिमेंबर दिस। मूविंग फर्दर, डायस्पोरा होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड। वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में इंडिया से गए हैं या तो काम करने के लिए या स्टडी करने के लिए, मेनली यहाँ पे बात करेंगे वो लोग जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग जो बिजनेस भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं, दे ऑल आर दी पार्ट ऑफ डायस्पोरा। बट इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा हमारे कंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडीज़ के लिए जाते हैं अब्रॉड, कंसिडरिंग फ्रॉम पंजाब, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग पंजाबी जा चुके हैं। इसके साथ साथ साउथ इंडिया से केरलाइट्स, केरला से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं एंड दे वर्क इन द मेडिकल लाइन। वहाँ पे वो नर्सिंग डोमेन हो गया, मेल नर्स भी वहाँ पे काम करते हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारे कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग जा रखे हैं। समहाउ वो जो भी अर्न करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट होता है इनडायरेक्टली।
So those people who are contributing into the India's economy, those who are living abroad, all the people who are living abroad, somehow they are related to India. They all are categorized as diaspora. What they are called? Diaspora. Moving further, remittances. Remittance term, it is used for the money that is sent by the people abroad. जो लोग foreign countries में रह रहे हैं, जो भी इनकम वो करते हैं उसमें से जो शेयर वो अपनी कंट्री के लिए भेज रहे हैं, that whole money that is termed as remittance. और अगर हम देखते हैं, एज यू नो दैट द इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑन द सेकंड नंबर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एज ऑफ नाउ, तो दुनिया में रेमिटेंसेस के तौर पर अगर देखा जाए, दुनिया में डायस्पोरा भी, दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडिया का है, और रेमिटेंसेस का कंट्रीब्यूशन भी इंडिया का ही सबसे ज़्यादा शो हो रहा है एज पर द रीसेंट रिपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड WHO ऑल्सो, एज पर द रीसेंट रिपोर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑल्सो. नेक्स्ट, Mahatma Gandhi's importance with regard to the UPSC part. We'll cover this part in very detail. Let's start now. Mahatma Gandhi returned to India on 9th January 1915. This is the very first important thing that you must know. क्योंकि महात्मा गांधी 9th जनवरी 1915 को ऑफिशियली इंडिया में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से. कहाँ से आए थे? सो ऑन द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये सेलिब्रेट किया जाता है. दिस इज द मेन टर्म. व्हाई द प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी? बिकॉज ही इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट प्रवासी भारतीय, NRI की तरह. क्योंकि महात्मा गांधी वॉज फ्रॉम गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया. ही वेंट ऑन टू स्टडी इन इंग्लैंड. ही कवर्ड द एजुकेशन रिलेटेड टू द लॉ. उन्होंने लॉ की स्टडी किया. उसके बाद फिर फर्दर ही वेंट ऑन टू रीच साउथ अफ्रीका इन द ईयर अप्रैल 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए ऑन दी 1 year कॉन्ट्रैक्ट एंड टू परस्यू हिज करियर. सो while reaching in South Africa, he observed there were discriminations against the people who were not white in the domain. So racial discrimination बहुत था वहाँ पे. With the passage of time, he became a social worker there. धीरे धीरे महात्मा गांधी वहाँ पे कहीं ना कहीं एक सोशल वर्कर के तौर पर उन्होंने अपना रेपो बनाया. एंड ही स्टार्टेड रेजिंग द वॉइस ऑफ इंडियन पीपल ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम इंडियंस, ऑल द NRIs हु आर लिविंग इन दैट कंट्री. अब सबसे पहली चीज UPSC में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका. इट इज कॉल्ड एज इंडियन ओपिनियन. व्हाट इट इज कॉल्ड? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू मस्ट नो. इंडियन ओपिनियन. इंडियन ओपिनियन it was the newspaper started in 1903. Newspaper that was started in South Africa. साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, दैट इज कॉल्ड इंडियन ओपिनियन, एंड द ईयर वाज 1903. इसका ईयर भी याद रखना, दैट इज द ईयर इज 1903. द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज इंडियन ओपिनियन, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इन साउथ अफ्रीका. Moving further, he returned to India on 9th January 1915. 9th January 1915. This is the return date of Mahatma Gandhi. Return date of Mahatma Gandhi. So officially, this is the date, and in 2003, on this date only, for the first time, this Pravasi Bharatiya Divas was started as celebration part. So overall, these two important things that you must know. Moving further, महात्मा गांधी का रियल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी, बट कहीं ना कहीं उनको महात्मा टाइटल दिया गया है. याद रखना, ये महात्मा टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने. Who gave this? रविंद्रनाथ टैगोर. So next is रविंद्रनाथ टैगोर. He gave the title of महात्मा टू गांधी जी. कौन सा टाइटल दिया था? महात्मा टू गांधी जी. सो दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट पार्ट दैट यू मस्ट नो विद रिगार्ड टू दिस वेरी पार्ट ऑफ महात्मा गांधी. दीज आर द वेरी फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग UPSC. डन बेटा? डन? शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, then initially he didn't became the leader over the night. बहुत साल लगे उनको यहाँ पे अपने आप को स्थापित करते हुए. एक ऐसे इंसान जिन्होंने उनको गाइडेंस दिया था पॉलिटिक्स के बारे में, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ इंडियंस, और उनके वो पॉलिटिकल गुरु भी बने थे. उनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है. द नेम ऑफ द पर्सन इज गोपाल कृष्ण गोखले. सो द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वॉज गोपाल कृष्ण गोखले. सो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो. गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल
कृष्ण गोखले, he is considered as political guru of Mahatma Gandhi. He is considered as political guru of Mahatma Gandhi because जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, he was already the part of the India's freedom movement. उनको पता था कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं. So he observed that people in the different regions of the country, north, south, east, west, अगर पूरे इंडिया को ट्रेवल करते हैं, so the people of India, they were having different kinds of problems. So, उस चीज़ को असेस करके उन्होंने सिखाया था महात्मा गांधी को, अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है, आपको लोगों के साथ पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू समथिंग. सो ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ महात्मा गांधी. सो ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, और उसी के तहत महात्मा गांधी ने पहले अपना एक बेस स्थापित किया जहाँ पे लोग उनको अगर मिल सकें. So, उस प्लेस को बोलते हैं साबरमती आश्रम. दैट इज कॉल्ड साबरमती आश्रम. Sabarmati Ashram. This is a place where people came to meet Mahatma Gandhi. People came to visit Mahatma Gandhi. ये वो प्लेस था जहाँ पे लोग महात्मा गांधी को मिलने आते थे. इंडिया के लोग जो अपने इश्यूज लेकर आते थे, बिकॉज बाय द टाइम 1915 महात्मा गांधी इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया से एक रीनोन्ड चेहरा बन चुके थे. सो दे वांटेड समबडी हु कैन रेज द वॉइस. सो महात्मा गांधी ने 1915 से लेकर लगभग 1920 के बीच में पहले 3 छोटे छोटे मूवमेंट्स में, कह सकते हो कि प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लिया. उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे. उसके बाद 3 बड़ी मूवमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दे आर नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड विल कवर दोज ऑल्सो इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट दी बिगिनिंग फेस ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया. सबसे पहला महात्मा गांधी का जो आता है दैट इज चंपारण सत्याग्रह. नंबर 1 इज चंपारण सत्याग्रह. सबसे पहला है डिफरेंट मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट्स ऑफ महात्मा गांधी. डिफरेंट मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट्स ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के देखिए लगभग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो नियर अबाउट 6 प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स बनते हैं. मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बना के 2 पार्ट्स में यहाँ पे समझा रहा हूँ. सबसे पहला जो आता है नंबर 1 इज चंपारण सत्याग्रह. सबसे पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह. फॉलोड बाय द सेकेंड वन इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, दिस इज द सेकेंड वन. थर्ड वन इज कॉल्ड खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह. प्लीज रिमेंबर दीज 3 टर्म्स. नंबर 1 इज चंपारण सत्याग्रह, followed by second is Ahmedabad mill strike, finally the last one is खेड़ा सत्याग्रह. ये 3 छोटे छोटे प्रोटेस्ट हैं. These are called the minor protests of महात्मा गांधी. इनको हम बोलते हैं माइनर प्रोटेस्ट्स. इनको क्या बोला जाता है? माइनर प्रोटेस्ट्स. एक क्रोनोलॉजी है इसको याद करने के लिए. जैसे आप लोग जानते हो केक वर्ड को, सो आई एम यूजिंग दिस वर्ड. ई विल नॉट बी यूज्ड, सो प्लीज रिमेंबर ई विल नॉट बी यूज्ड. रिमेंबर दिस केक वर्ड. सी स्टैंड्स फॉर चंपारण, A stands for, K stands for. So this is the terminology that is best to remember, these 3 terminologies, concepts which are related to the 3 protests. Moving further, the mass movements. देखिए mass movements का जो year है that is also important, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स यूपीएससी और डिफरेंट एग्जाम्स में कवर होते हैं यहाँ से. सबसे पहला यहाँ पे आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. Number 1 is called non-cooperation movement. Second is called civil disobedience movement. Second is called civil disobedience movement. And finally, the last one is called Quit India movement. It is called Quit India movement. The last one is Quit India movement. So please remember, These 3 are the mass movements. Mass movements होता है जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया. जबकि हम बात करते हैं जो पहले 3 हैं, these are not those much broader. सबसे इंपॉर्टेंट ये बनते हैं. इनका रिस्पेक्टिव ईयर्स अगर हम देखते हैं, दिस इज फ्रॉम 1921 to 22, फॉलोड बाय दिस इज 1932, 34, और लास्ट इज फ्रॉम 1942 ऑनवर्ड्स अप टू 43 नियर अबाउट. So 42 is the exact year of Quit India movement. Please remember, the very first one is called non-cooperation movement. Second is, and third one is,
सो दीज आर दी 3 मास मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पे। सो दीज आर दी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी जो एग्जाम से रिलेटेड है। इसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, खिलाफत मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, और इसके साथ चौरी चौरा इंसिडेंट आता है, वो भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे पहला आता है डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको बोला जाता है, डांडी मार्च ऑल्सो, ओके, फॉलोड बाय गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट is also part of the civil disobedience movement. Moving further, second round table conference, although there were 3 round table conferences which were held in London. कहाँ पे हुई थी? London in UK, England. But the second one is most important क्योंकि second round table conference वो है जिसमें बहुत सारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स प्रेजेंट नहीं थे। सो दैट्स व्हाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है यहाँ पे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही कम्युनल अवार्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कम्युनल अवार्ड भी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट है और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो दिया गया था। मूविंग फर्दर, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, दिस इज द लास्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942, डेट याद रखना, 8 अगस्त 1942 को लॉन्च की गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर दी अदर नेम्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहला नाम आता है विदर्भा प्रपोजल। क्या बोलते हैं इसे? विदर्भा प्रपोजल इसलिए बोलते हैं बिकॉज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ दिस मूवमेंट विदर्भा के अंदर आईएनसी का एक सेशन हुआ था और उस सेशन में फैसला हुआ था कि महात्मा गांधी कुछ ना कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीडरलेस मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज सिंपल। जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, बहुत सारे जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, दे ऑल वर पुट बिहाइंड द बार्स बाय द पुलिस। सबको उठाकर पुलिस ने जेल में डाल दिया था। सो दैट्स व्हाई जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो सारे जेल में थे, इसीलिए इस मूवमेंट का नाम पड़ गया लीडरलेस। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली है, लीडर्स तो जेल में थे बट फिर भी ये मूवमेंट कैसे चल गई? मूवमेंट के चलने का कारण था एक रेडियो, दैट इज कॉल्ड कांग्रेस रेडियो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस रेडियो एग्जीक्यूट किसने किया? ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ऑल द लीडर्स वर इन जेल, कांग्रेस रेडियो को चलाने वाले कौन थे? सो द नेम ऑफ द लेडी इज कॉल्ड उषा मेहता। प्लीज रिमेंबर दिस नेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज कॉल्ड उषा मेहता। Usha Mehta, that lady kept on encouraging Indian people to participate in the freedom struggle and people participated in that. So that's why Usha Mehta का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस मूवमेंट को जिंदा रखा इनडायरेक्टली। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स बने आने वाले टाइम पे, जिनमें एक नाम आता है जेपी नारायण का और अरुणा असफ अली, ऐसे ही बाबू जगजीवन राम। These 3 leaders, they were also part of this only. और इस टाइम पे क्योंकि वो नए नए लीडर्स बन रहे थे and they were hidden leaders, they are also called as hidden leaders. Usually एग्जाम में क्वेश्चन आता which of these leader is called hidden leader? So the answer is out of these 3 names, one name could be the right one or the other 3 would be wrong. किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण बिहार में एक जगह है, चंपारण इज इन बिहार। तो बिहार के अंदर जो किसान लोग थे वो खेती करते थे। अब ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज ब्रिटिश रूल वॉज देयर इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कंपल्सरी कर दिया इंडियंस को टू डू दी एग्रीकल्चर ऑफ इंडिगो। इंडिगो होता है नील, इसलिए इसको हिंदी में नील क्रांति भी बोलते हैं। सो जबरदस्ती लोगों से नील उगाया जाता था, और जो भी नील उगता था उसका सारा का सारा जो प्रोड्यूस है द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टेक टूवर्ड्स इंग्लैंड। वो यहाँ से कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड। और जो भी उसका प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो सारे का सारा ब्रिटिशर्स का होता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इंडियन लोगों को यहाँ पे उसका मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं मिलता था। सो दैट्स व्हाई पीपल वर प्रोटेस्टिंग इन चंपारण। एक टाइम ऐसा आया जब लोग थक चुके थे, दे वांटेड समबडी हुज वॉइस कुड बी हर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इसीलिए यहाँ से एक नाम आता है राजकुमार शुक्ला। ही वेंट टू साबरमती आश्रम, और उन्होंने साबरमती आश्रम में जाके महात्मा गांधी को कन्विंस किया दैट ही मस्ट कम एंड पार्टिसिपेट इन द चंपारण सत्याग्रह, and after that only Mahatma Gandhi came to participate in Champaran Satyagraha. Later on, Mahatma Gandhi participated and the protest they were successful because finally what happened? The Britishers they relented. उनको जो conditions थी, जो demands थी farmers की, वो माननी पड़ी। इसके साथ साथ कुछ सालों के बाद फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आता है। अहमदाबाद इज इन गुजरात। सो गुजरात के अंदर
कुछ मिल्स थी वहाँ पे किसान, कुछ मिल्स थी वहाँ पे वर्कर्स लेबरर्स के तौर पे काम करते थे, सारे के सारे इंडियंस थे। बट द ऑनर ऑफ द मिल हैड अ वेरी गुड नेक्सस विद द ब्रिटिशर्स, उनका ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही थी टाइम पे। एक सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक बीमारी फैली हुई थी प्लेग की। जब कंपनीज का टाइम चल रहा था वहाँ पे प्लेग था, और कंपनी ने कमिटमेंट किया था कि सारे के सारे वर्कर्स को प्लेग बोनस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्लेग बोनस। और प्लेग बोनस नहीं मिला था लोगों को, इवन दे वर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड सैलरीज ऑल्सो। इसीलिए लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगेन उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो रही थी। सो फाइनली फिर से किसको बुलाया गया रिक्वेस्ट करके? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी के आने के बाद जो डिमांड्स हैं वो पूरी हुई। द लास्ट वन इज द खेड़ा सत्याग्रह। देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो है, खेड़ा इज ऑल्सो प्लेस इन गुजरात। वहां पर भी किसान लोग, दे आर कॉल्ड पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स। सो फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर एक तो टैक्स बहुत लगा दिया अंग्रेजों ने। दूसरी चीज, वहां पे ड्रॉट का सिनेरियो बना हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। पीपल वर नॉट हैविंग द मनी टू पे टैक्स, पीपल वर नॉट हैविंग द मनी टू पे एज टैक्स। ना तो उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं प्रॉपर, नेदर दे वर हैविंग मनी। सो दैट्स व्हाई पीपल वर प्रोटेस्टिंग। अगेन दे वांटेड अ लीडर। सो फाइनली किसको बुलाया गया? अगेन Mahatma Gandhi. So finally this protest also got success after the demands and conditions were processed by the Britishers. So overall ये तीन मूवमेंट्स है महात्मा गांधी की। दिस शोज द पेशेंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जब भी हम बात करेंगे, दो चीज याद रखना, द मेथड्स ऑफ महात्मा गांधी, इट इंक्लूडेड नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। सो वील कवर दैट ऑल्सो नाउ। डन बेटा? डन बेटा? ओके, नाउ लेट्स कवर द मेथड्स ऑफ महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi's methods। सबसे पहला जो मेथड यहां पे आता है दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। इसको क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंस। द सेकेंड वन इज सत्याग्रह। सत्याग्रह देखिए नॉन वायलेंस में आता है नॉट टू डू वायलेंस। ओवरऑल इन वेरी सिंपल टर्म्स इट कुड बी कैटेगराइज्ड एज नॉट टू डू वायलेंस। किसी भी तरीके की वायलेंस जो है महात्मा गांधी ने बोला कि दैट इज नॉट राइट। सत्याग्रह दैट मीन्स टू स्टैंड ऑन ट्रूथ, टू स्टैंड ऑन ट्रूथ ऑलवेज। हमेशा क्या है? सच्चाई पे खड़े रहना, सच्चाई पे खड़ना, और नॉट टू डू दी वायलेंस। दीज टू आर दी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी ने अपनी पूरी लाइफ में फॉलो किए हैं। एंड ही हैज एनकरेज्ड न्यूमरस पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर के अंदर जो महात्मा गांधी के टाइम पीरियड के बाद में प्रोटेस्ट हुए हैं, कंसीडरिंग अफ्रीका। आई होप यू नो द नेम ऑफ अ पर्सनैलिटी फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मेनली फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हु फॉलोड द मेथड ऑफ महात्मा गांधी। द नेम ऑफ द पर्सनैलिटी इज Nelson Mandela. So he also followed the methods of Mahatma Gandhi and he got a very big success also. So overall this shows that the methods of Mahatma Gandhi, they were successful at that time also. Even in 21st century, the methods of Mahatma Gandhi, they are also feasible across different countries. If you go to Europe and you might find at various places, if you visit Europe, you might find at different places you might find at different places the lines of Mahatma Gandhi written wherever Mahatma Gandhi went, or the statue of Mahatma Gandhi, very small statue of Mahatma Gandhi might be present in England also. A small statue of Mahatma Gandhi is also present in England. Apart from this, different places wherever Mahatma Gandhi went, आज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की यादगार लोगों ने वहाँ पे भी बनाई है, कंसीडरिंग द थिंकिंग लेवल ऑफ दी दोज कंट्रीज जहाँ पे वो विजिट किया था उन्होंने. सो ओवरऑल these are the very basic important concepts which are related to the Mahatma Gandhi's part, which are related to the Mahatma Gandhi's part, which are exam oriented. इसके साथ जो पूरा डिटेल पार्ट है that will cover in the regular part of the history also. रेगुलर जो हमारे लेक्चर्स होते हैं हिस्ट्री के उसमें कवर करेंगे. एक प्रवासी भारतीय दिवस जो है, प्लीज रिमेंबर दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एडिशन. एडिशन कौन सा है? सेकेंडली, व्हाट इज द थीम? थीम इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत. और ये हो कहाँ रहा है? दिल्ली. दिल्ली इज द प्लेस वेयर द 16th एडिशन ऑफ दिस विल बी कंडक्टेड. एक और चीज, इसको इनॉग्रेट कौन करने जा रहे हैं? इनॉग्रेशन विल बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल. जो भी गेस्ट हो सकते हैं, देखिए इसमें गेस्ट कौन होते हैं. नाउ कमिंग बैक टू दिस वेरी पार्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस. आई होप महात्मा गांधी कंसेप्ट्स आर क्लियर टू एवरीवन. नाउ कमिंग बैक टू दी प्रवासी भारतीय दिवस, इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है. प्रवासी भारतीय दिवस के साथ है प्रवासी भारतीय सम्मान.
प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो, प्रवासी भारतीय सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मान, सम्मान मीन्स द अवार्ड, इट इज द अवार्ड. दिस अवार्ड इज गिवन टू दोज पीपल हु स्टेज अब्रॉड, और किसी ना किसी तरीके से हमारे देश का नाम रोशन करते हैं. दूसरी चीज, हमारे देश के रिलेशन जिस भी कंट्री में वो रहते हैं उनको इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट करेंगे. अदरवाइज वहां पे जो भी फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज होती हैं, दोज पीपल हु शेल आउट द मनी फॉर द पीपल, फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज जिसमें लोग अपनी ओर से पैसा देते हैं लोगों की मदद करने के लिए. कंसीडरिंग द पार्ट ऑफ एनजीओज, यू माइट हैव हर्ड अबाउट एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी ओर से लोगों से कलेक्ट करती है पैसा, या खुद से पैसा, जो भी उसके कंसर्न स्टेक होल्डर्स होते हैं वो पैसा देते हैं लोगों की भलाई के लिए. सो दिस वे, अपार्ट फ्रॉम दिस, नियर अबाउट 8 to 10 पैरामीटर्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको सारे के सारे पैरामीटर्स मिलते हैं. प्रवासी भारतीय सम्मान किन लोगों को मिलता है, उनमें से एक तो आता है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए, फॉलोड बाय दोज पीपल जो हमारे देश का रिलेशन इंप्रूव करते हैं जहां पे वो जिस कंट्री में रह रहे हैं, या अपनी फील्ड के अंदर जिस भी फील्ड में वो वहां पे रहते हैं अगर एक्सेल करते हैं. सो ड्यू टू दैट ऑल्सो प्रवासी भारतीय सम्मान इज ऑल्सो गिवन टू दोज पीपल. आई होप this session helped you out in one or the other way. We'll have another session very soon with regard to some other topic. Okay, now if you have any queries, please come up one by one. Yes, please. Who conducts Pravasi Bharatiya Divas? Okay, very good question. Pravasi Bharatiya Divas is conducted by External Affairs Ministry. I'll tell you here, please see this. प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कंडक्ट करती है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री. एक है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और इनके साथ दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वन इज फिकी एंड द लास्ट वन इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. सो दीज थ्री आर दी प्रोमिनेंट, ये तीन प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. दीज थ्री आर दी प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स विच कंडक्ट द प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर. द वेरी फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हेडेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और उनका नाम है, द पर्सन इज एस जयशंकर. प्लीज रिमेंबर दिस, ही इज अर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. इनकी मिनिस्ट्री के अंडर है. सो द 2021 एडिशन दैट विल बी कंडक्टेड अंडर देयर डोमेन ओनली. इनके साथ दो बॉडीज जो हेल्प करती हैं, वन इज फिकी, द लास्ट वन इज सीआईए. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, एनीबडी एल्स? हाँ प्लीज. ओके, दैट्स वेरी गुड. प्लीज सी नाउ, अगर हम आज की बात करते हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे एक डे फिक्स किया गया है. ओके, वन डे इज दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. इन इंडिया इट इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. व्हेन इट इज हेल्ड? 2nd October. ओके, सो 2nd October इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे. इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल non-violence day. Otherwise in India it is celebrated as गांधी जयंती. So दुनिया में जो जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे केसेस आता है वायलेंस के. सो टू सप्रेस दैट ऑल्सो, टू सप्रेस दीज वायलेंस केसेस, यूनाइटेड नेशन ने अपना चार्टर बना रखा है. अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, सो यूनाइटेड नेशन इज द बॉडी दैट विल टेक दी कॉग्निजेंस. और इंटरनेशनल एक एनजीओ है, उसका नाम याद रखना, और यूपीएससी के अंदर कम से कम 2 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है. दैट इज कॉल्ड अमनेस्टी इंटरनेशनल. इट इज कॉल्ड एज अमनेस्टी इंटरनेशनल. प्लीज रिमेंबर दिस नेम. इट इज कॉल्ड एज अमनेस्टी इंटरनेशनल. यार सारे बोला करो, मैंने इसे इट इज कॉल्ड एज अमनेस्टी इंटरनेशनल. इस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस याद रखना. इट डील्स विद ह्यूमन राइट्स, लोगों के जो अधिकार होते हैं, अगर कहीं पे वो वायलेशन होता है, so this is the organization that comes into action, and this organization has also been awarded the Nobel Prize. I hope this is clear. Clear beta? Anybody else? Okay, see, प्रवासी भारतीय सम्मान, it is given by the President of India. हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, ये सोल प्रिविलेज उनकी है, उन्हीं के पास ये अथॉरिटी है देने की. So when it was created for the first time, the sole authority of giving this very award, प्रवासी भारतीय सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मान जो है, this
is given by the President of India. It is given by President of India. President of India. सो देश के राष्ट्रपति जो हैं सिर्फ उनके पास अथॉरिटी है इसको देने की प्रवासी भारतीय सम्मान. I hope this session helped you out in one or the other way. We'll have next session also very soon as per the requirement. So that's it for now. See you in the next session. Till then, bye-bye.